कानून के हिसाब से या नैतिक हिसाब से आप एक वेश्या के साथ भी रेप नहीं कर सकते हैं। महिला आयोग का क्यों नहीं गठन हुआ है? ये भी शेल्टर होम से जुड़ी हुई एक खबर है। श्रीमती रेणु देवी, उन्होंने एक विद्यार्थी को एक गंदी गाली दी, जो एक तरह से विद्यार्थी को नहीं, उसकी माँ को गाली दी गई थी। तो मुझे संभावना नहीं लगती है, क्योंकि आजकल जो महामहिम राज्यपाल लोग भी हैं ना, वो भी राजनीति के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहते। बिहार में 2-3 साल से महिला आयोग है ही नहीं। फिर इस मामले में आपका अगला कदम क्या होगा? जब एक जाहिल आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? नीतीश बाबू को फुर्सत है, ये तो स्वाधीनता सेनानी घोटाला कर रहे हैं। अपने बाबूजी को इन्होंने घोषित कर दिया कि बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे। मुझे कई मंत्रियों की सूचना है जिनके पास लड़कियां सप्लाई की जाती हैं, और मैं जल्दी ही सबूत के साथ हलफनामा करके दूंगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आपको निष्ठा नहीं रखनी है ना? ये तो आते जाते हैं। और बिहार में जो हालत है वो आप देख रहे हैं, बिहार में माफिया राज है। सत्ता में बैठे लोग माफिया हैं। जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, वो खूंखार क्रिमिनल है यूपी का। माफिया से लड़ने के लिए तो अब तक 12 करोड़ बिहारियों में मुझे 12 लोग भी नहीं मिले हैं उस संगठन से जोड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। साथियों, बिहार में एक चर्चा, एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रही है और सभी लोग इसमें कूद रहे हैं। और हम आपको बता दें कि एक मुद्दा स्टार्ट हुआ गुड़िया, जो कि गाय घाट शेल्टर होम का मामला है। और वहाँ पे जो वहाँ की संचालिका है वंदना गुप्ता, उन पे आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इसमें सरकार के तरफ से भी जो है विभाग के निदेशक गए और 2 मिनट में जांच वांच का खेल करके लौट आए, सभी को क्लीन चिट दे दिए। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। हाँ, थैंक यू जी, आपका भी धन्यवाद। कैसे हैं सर? अरे बुलंद हो। अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइए, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, इतने बेबाकी से आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, अब कोई तो होना चाहिए ना बेबाकी से बोलने वाला। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं बहुत इक्के दुक्के लोगों में हूँ। और सच पूछे तो मेरा जो संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, मैंने एक संगठन बनाया माफिया से लड़ने के लिए। तो अब तक 12 करोड़ बिहारियों में मुझे 12 लोग भी नहीं मिले हैं उस संगठन से जोड़ने के लिए। बुजदिली का तो ये आलम है। लेकिन चलिए, अकेला अकेला भी काफ़ी हूँ जी। दूसरा सवाल हमारा ये कि आपका लगातार स्टेटमेंट आते रहा है कि सत्ता में बैठे लोग माफिया है। किस संदर्भ में बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, ये तो संदर्भ, ये तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ये तो पूरा हिंदुस्तान में, दिल्ली की सरकार से लेकर पटना की सरकार में है ना? दिल्ली में एक तड़ी पार आपको केंद्रीय गृह मंत्री बना हुआ है। जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, वो खूंखार क्रिमिनल है यूपी का, है ना? पूरा हिंदुस्तान जानता है, कश्मीर से कन्याकुमारी जानता है। और बिहार में जो हालत है वो आप देख रहे हैं, बिहार में माफिया राज है। लगातार आप सरकार पे हमला बोल रहे हैं और काम भी उन्हीं के साथ करना है और किए भी है। नहीं नहीं, देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। काम सरकारी अधिकारी रहता, मैं आईपीएस रहा इतने समय तक। कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, आपको निष्ठा संविधान के प्रति रखनी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आपको निष्ठा नहीं रखनी है ना? ये तो आते जाते हैं, है ना? जब मैं नया नया जॉब में आया था तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे हरदन हल्दी डोडे गोड़ा देवे गोड़ा। अब कहाँ चले गए हरदन हल्दी डोडे गोड़ा देवे गोड़ा, वो आपके ज़्यादातर दर्शकों को नहीं मालूम होगा। तो ये लोग तो आते जाते रहते हैं। आपकी निष्ठा, किसी भी सरकारी अधिकारी की निष्ठा सिर्फ संविधान के प्रति होनी चाहिए जी। सर, बिहार में एक मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, इसमें आपको भी बहुत सारी जानकारियां हैं। गुड़िया के संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं। गाय घाट शेल्टर होम का मामला है। हम वहां भी गए थे और वहां पे वंदना गुप्ता से बात करने का हमने प्रयास भी किया था, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ इनकार भी कर दिया। सर, क्या लगता है ये जो आरोप लगाया जा रहा है वंदना गुप्ता पे, ये कितना सही है? नहीं नहीं, आरोप तो पूरा सही है। जो भी उस, जिसको आप गुड़िया कह रहे हैं, जो भी नाम है, उस लड़की ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है बिल्कुल सही है। लेकिन बस मैं यही मानता हूँ कि जो वंदना गुप्ता है वो इस पूरे प्रकरण में एक बहुत छोटी मछली है ना? यहाँ बड़े बड़े घड़ियाल बैठे हुए हैं। बड़ी मछली कौन है? अरे बड़े मछली तो बिहार सरकार चला रहे हैं, गाड़ी पर तिरंगा लगा के घूम रहे हैं, माननीय बन गए हैं। मुझे कई मंत्रियों की सूचना है जिनके पास लड़कियां सप्लाई की जाती हैं, और मैं जल्दी ही सबूत के साथ हलफनामा करके दूंगा, एफिडेविट करके दूंगा। ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं इकट्ठे कर रहा हूँ तथ्य। मुझसे कुछ लड़कियों ने संपर्क किया है, मैं हलफनामा करके एफिडेविट करके दूंगा। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को, कि मैंने मेवालाल चौधरी को, शिक्षा मंत्री को, 2.5 घंटे में हटवाया था। 1 बजे पदभार ग्रहण किया, 3:30 बजे कुर्सी चली गई थी। तो मैं जो कहता हूँ वो मजबूती के साथ कहता हूँ, ऐसे मैं हवा में नहीं बात करता। जब तथ्य मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, तो मैं एफिडेविट करके, हलफनामा करके और माननीय मंत्रियों के नाम बताऊंगा। सर, विभाग द्वारा महिला विकास मंच को संपर्क किया जाता है और उनसे उस बच्ची को लेकर आने के लिए बोला जाता है, ऐसा क्यों?
ये तो अब ऐसा है ना कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का चाबुक चला है ना, तब समाज कल्याण विभाग की नींद टूटी है। इसके पहले तो समाज कल्याण विभाग बिल्कुल ऑपरेशन लिपापोती में लगा हुआ था, है ना? 2 मिनट में चुटकी बजा के इन्होंने रिपोर्ट दे दी और लड़की को ही बदचलन घोषित कर दिया। अरे आप कौन होते हैं बदचलन घोषित करने वाले? कानून के हिसाब से या नैतिक हिसाब से आप एक वेश्या के साथ भी रेप नहीं कर सकते हैं। तो ये बदचलनी की बात कहाँ से आ गई? और जो हमारे जिलाधिकारी हैं पटना के, आजकल जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता भी बन गए हैं। उन्होंने उस जो गुड़िया नाम की लड़की थी उसको लोग ले गए महिला कार्यकर्ता मिलाने, उन्होंने उससे मुलाकात तक नहीं की। तो ये लोग तो वो ये कर रहे थे, लिपापोती में लगे हुए थे। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चाबुक चलाया है, जब 7 तारीख को इनकी सुनवाई होगी, अब जब सरकार की फजीहत होनी है, ऑल इंडिया फजीहत होगी 7 तारीख को, तब ये लोग डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और तब कह रहे हैं कि अरे लाइए लाइए जल्दी से हम उसका बयान दर्ज करते हैं, जिससे 7 तारीख को जब ये हाई कोर्ट में जाएं, कटघरे में खड़े हों, समाज कल्याण विभाग के लोग हैं, तो ये हाई कोर्ट को बताएं कि नहीं नहीं हमने तो एफआईआर भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, ये सब बोले हैं जी। सर ये सरकार की नज़र में कोई छोटा बात है क्या? अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ना सरकार की तरफ से आया ना सरकार के अधिकारियों की तरफ से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे सुशासन बाबू हैं, जो 1 महीने पहले समाज सुधार यात्रा पर निकल गए थे, लग रहा था कि राजा राम मोहन राय के बाद इन्हीं का स्थान है समाज सुधारकों में, वो सुशासन बाबू मुँह में दही जमा कर बैठ गए। जी, ना? तो इन लोग को फुर्सत कहाँ है? नीतीश बाबू को फुर्सत है, ये तो स्वाधीनता सेनानी घोटाला कर रहे हैं। अपने बाबूजी को इन्होंने घोषित कर दिया कि बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी थे। जब मैंने वो मुद्दा उठाया तब राजकीय समारोह इनका रद्द हुआ है, नहीं तो 17 जनवरी को बख्तियारपुर में बहुत धूमधाम से राजकीय समारोह होने वाला था कि नीतीश कुमार के बाबूजी ने ही हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। जब मैंने कहा कि ये स्वाधीनता सेनानी घोटाला है, मैंने जब कारा विभाग से सवाल किए कि कब-कब जेल गए इनके पिताजी, तब जाके वे राजकीय समारोह रद्द हुआ है। तो ये तो पूरा घोटालों की सरकार है, माफिया राज चल रहा है। सर लगातार सरकार पर आप हमला बोलते जा रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर भी राजनीति में उतरने वाले हैं। अरे मैं क्यों राजनीति में उतरूंगा? नहीं, लोगों का आरोप है, मैंने कमेंट देखा है। पहली बात तो राजनीति में उतरना कोई गुनाह नहीं है। जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो जो आदमी आईपीएस रहा है वो क्यों नहीं राजनीति में आ सकता है ना? जब एक जाहिल आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मोदी जी को जाहिल बोल रहे हैं सर। हाँ, डंके की चोट पर जाहिल कर रहा हूँ, लेकिन वो विषय वस्तु से अलग बात हो जाएगी, है ना? क्योंकि आज तक तो उनकी डिग्री का पता है नहीं। कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1978 में ग्रेजुएशन किया, आज तक हम लोग मानते रह गए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक सर्टिफिकेट चला, तो उसमें सब्जेक्ट दिखाया गया एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो खैर वो तो एक अलग बात है। तो पहली बात, राजनीति में आना कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात, मैं क्यों राजनीति में आऊँगा? मैं बिना राजनीति के बाहर ही रह के तो मैं भूकंप लाते रहता हूँ, है ना? मैं तो पिछले साल में बस 2 बार निकला हूँ इस फ्लैट से। 2 कमरे के फ्लैट में मैं रहता हूँ, मैं 2 बार बस फ्लैट से निकला हूँ। एक बार फर्स्ट डोज़ लेने के लिए, दूसरी बार सेकंड डोज़ लेने के लिए वैक्सीन का, है ना? तो मैं तो घर बैठे ही लाया हुआ हूँ। मुझे राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है? अच्छा सर, ये गायघाट शेल्टर होम का मामला कहाँ तक जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब कुछ न्यायपालिका के रुख पर डिपेंड करता है। और यदि न्यायपालिका ने पिछली बार की तरह कड़ाई की, जैसे मुज़फ्फरपुर बालिका गृह कांड में न्यायपालिका ने बहुत कड़ाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश देके सुनवाई को मुजफ्फरपुर कोर्ट से साकेत कोर्ट भेज दिया। साकेत दिल्ली में है, साकेत पोक्सो कोर्ट में, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि बिहार में मैनेज हो जाएगा केस। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को बिहार के बाहर पटियाला जेल भेज दिया, पंजाब, उसका तिहाड़ जेल भेज दिया। तो बहुत, यहाँ तक कि मंजू वर्मा की जो गिरफ्तारी, जो जेल भी गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही प्रेशर में, क्योंकि ये लोग तो गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजीपी को हाजिर होने, तब जाकर ये हुआ, वो उसने सरेंडर किया है। तो यदि न्यायपालिका कड़ाई कर दे, मुझे उम्मीद है कि इसमें कड़ाई होगी, जो न्यायपालिका का रुख दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है, तब तो मुझे लगता है इस सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। 4-5 मंत्री तो ऐसे ही बेऊर जेल के अंदर रहेंगे। सर बिहार में हमेशा यही होता है, जेल बेल और फिर से वही खेल, और मंजू वर्मा भी जेल गई और फिर बाहर आई और फिर बिहार में वही खेल देखने को मिल रहा है। आखिरकार प्रशासन के लोग या फिर सरकार के लोग रह रह के उसको देखने क्यों नहीं जाते वहाँ पे? महिला समाज से भी बालिका सुधार गृह में। वही ना है, व्यवस्था ध्वस्त हो गई है ना। आप जब ये कर ही रहे हैं स्टोरी, तो एक और स्टोरी की, बिहार में 2-3 साल से महिला आयोग है ही नहीं, है ना? महिला आयोग है ही नहीं। अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेणु देवी, उन्होंने एक विद्यार्थी को एक गंदी गाली दी, जो एक तरह से विद्यार्थी को नहीं, उसकी माँ को गाली दी गई थी। मैंने इसकी शिकायत महिला आयोग में लिख कर भेजी, तो वहाँ लोग रिसीव ही नहीं कर रहे थे कि महिला आयोग है ही नहीं, ना अध्यक्षा है, ना कोई सदस्य है। ये कौन सा मजाक है?
और आप बात कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और ये वो महिला सशक्तिकरण और ऐसे कर देंगे, बदल गया बिहार क्या-क्या। सर आपने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या उस देखिए जवाब तो अभी पहली बात कि 2-3 दिन हुए ही है, 2 दिन नहीं कल ही हुआ, आज मिलाकर 2 दिन हुए पूरे, तो इतनी जल्दी तो शायद जवाब नहीं आता है। और आने का संभावना कुछ नज़र आ देखिए आप फ्रैंकली मुझसे पूछे तो मुझे संभावना नहीं लगती है। क्योंकि आजकल जो महामहिम राज्यपाल लोग भी हैं ना, वो भी राजनीति के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहते हैं, है ना? वो भी राजनीति के खिलाड़ी ही रहते हैं, है ना? कब सक्रिय राजनीति में है, कब फिर निष्क्रिय राजनीति में है, ये सब चलता रहता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। मैंने सिर्फ़ इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी कर देनी थी। जी। अच्छा सर क्या लगता है विभाग के जो मंत्री हैं उन उनको तो सबसे पहले आना चाहिए। और मदन साहनी जी हैं और कल मुझे पता चला कि वो दिन भर वो पटना छोड़ के दरभंगा में मतलब भूमिगत जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ, जहाँ ये मामला आया, मदन साहनी को तो सबसे पहले लोगों को संबोधित करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था कि हमने इसका संज्ञान लिया और ये होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन कल तो मुझे पता चला है कि मदन साहनी दरभंगा में भूमिगत जीवन व्यतीत करने चले गए थे। मीडिया से बिल्कुल दूर हो गए थे। जी। सर इस मामले में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो 2-3 बातों पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। एक तो उन लड़कियों से मुझे बयान लेने हैं और उन मंत्रियों के नामों का मुझे खुलासा करना है। पक्का सबूत के साथ मैं हलफ़नामा करके एफ़िडेविट करके दूँगा समाज कल्याण विभाग को और राज्यपाल को और सब जगह दूँगा, राष्ट्रीय महिला आयोग को। दूसरी बात चल रही है, अभी मैं 7 तारीख की सुनवाई का वेट कर रहा हूँ कि कोर्ट क्या देता है और उसके बाद मैं इसमें पीआईएल कर सकता हूँ। मैंने 2-3 वकीलों से बात की है पटना हाई कोर्ट के, हम लोग जनहित याचिका करने पर सोच रहे हैं। जी। चलिए बहुत धन्यवाद सर हमसे बात जी, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें।